अपना कैमरा सब लोग ऑन कर लीजिए, ठीक है। बस इतने लोग क्लास बैठ पढ़ेंगे क्या, और लोग सोएंगे क्या, बताइए तो। गुड मॉर्निंग बेटा। बताइए 18 लोग, 18 लोग क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 10 की क्लास है ये। तुमसे आया तो अभी क्लास 1 वाले हैं भाई। आज गद्य खंड ही पढ़ाएंगे बेटा, मत परेशान हो। ये दिख रहा है सबको स्क्रीन? हाँ सर। चलिए ठीक है, दिख रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। आज गद्य खंड पढ़ाएंगे। एक बार सबके नाम बता दो। हाँ अच्छा क्लास, ये जिसका कैमरा ऑफ है इसके नाम सुनिए भाई। अच्छा तो तुम्हारा कैमरा आज भी ऑफ है बेटा, एवरी डे तुम्हारा कैमरा ऑफ रहता है। रुको हम अभी कॉल करते हैं तुमको। चलिए, आज हमको जो अगला पार्ट पढ़ना है अपने गद्य खंड में, पढ़ना है लीलाधर मंडलोई को, ठीक है। लीलाधर मंडलोई का हिंदी साहित्य के लेखन या कवि योगदान बहुत बड़ा ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक विशेष भाषा क्षेत्र के कवि थे। इनका जो मूल एरिया था वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ी बोली के आसपास की जो रचनाएं लिखी गई हैं उसमें लीलाधर मंडलोई का ज़्यादा योगदान है। बेटा बात नहीं, बेटा सब लोग अपना माइक ऑफ करो, सब माइक ऑफ करो अपना, ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके शिक्षा दीक्षा, इनके जन्म परिचय की, तो ये बेसिकली कहाँ पैदा हुए थे? ये हुए थे छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। वहाँ के एक छोटे से गांव बूढ़ी में पैदा हुए थे। और शिक्षा दीक्षा कहाँ? रायपुर, भोपाल। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी। वहाँ पे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और अभी भी ये जीवित हैं और प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक हैं। देखिए कि आपके लिए जीके भी है कि प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक कौन है? तो लीलाधर मंडलोई। इनकी जो रचनाएं रही बेसिकली, मैंने आपको बताया ना, क्षेत्रीय भाषाओं में रही। इनका हिंदी साहित्य में उतना योगदान नहीं, इतना इनका क्षेत्रीय भाषाओं में योगदान है, ठीक। और इनकी जो रचना है तंतारा वामिरो कथा, ठीक, तंतारा वामिरो कथा। देखिए ये जो कहानी है, ये कहानी अंधविश्वास के प्रति है, ये कहानी दो समाज के प्रति है, ये कहानी दो युवतियों की है, ये कहानी दो नायक नायिकाओं की है, ठीक। ये कहानी किसकी है? अंधविश्वास की कहानी है, ठीक। दूसरा दो समुदायों की कहानी है। तीसरा इसको प्रेम कहानी भी कह सकते हो, ये प्रेम कहानी भी है, ठीक। और इसके बाद इस कहानी को आप दो युवक और युवती, उनके संघर्ष की भी कहानी कह सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कथानक का आरंभ होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का पूर्वी तट जो है, जो पश्चिम बंगाल के बाद पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कहानी उस द्वीप समूह की है कि उस द्वीप समूह में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो पढ़ाना शुरू करें। कहते हैं कि अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह का जो अंतिम दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है लिटिल अंडमान।
पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, वैसे ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक, इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। मतलब देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना भारत के नक्शे में, भूगोल में, कि अंडमान एवं निकोबार, तो कहानी मैंने बताया ना कि दो समुदायों की है, दो समुदायों की कहानी है। तो एक अंडमान और एक निकोबार, दो द्वीप हैं और उन दोनों द्वीपों पर रहने वाले दो अलग अलग समुदाय हैं और कहानी उनकी है। तो कहते हैं कि अंडमान द्वीप समूह का जो छोटा सा भाग है उसका नाम है लिटिल अंडमान, वह पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। और उसके बाद जो जहां लिटिल अंडमान खत्म होता है वहीं से निकोबार द्वीप समूह, मतलब वहां से होता है ना कि दो लोगों की सीमा होती है। तो लिटिल अंडमान अंडमान द्वीप समूह की सीमा थी और उसके बाद से निकोबार द्वीप समूह की सीमा आरंभ होती है। ठीक, कहते हैं कि जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। अब देखिए, वहां पे रहने वाली जो जनजातियां हैं उनको निकोबारी जनजाति कहते हैं और उनकी आदिम संस्कृति माने उनकी जो पुरानी संस्कृति है उसका केंद्र क्या है? निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। अब निकोबार द्वीप समूह में कई द्वीप समूह है, उसमें से पहला कौन सा है? कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है, 96 किलोमीटर दूर। और लिटिल अंडमान अंडमान से कितना दूर है? तो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर। और कार निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार निकोबार से कितना दूर है? तो 96 किलोमीटर। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। देखिए, लेखक लिखते हैं कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सीमा क्या है? लिटिल अंडमान, जो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर है। और निकोबार द्वीप समूह की सीमा कहाँ से शुरू होती है? कार निकोबार से। तो इन जो अलग अलग विभिन्न द्वीप समूहों पर रहने वाले लोग हैं, उनका विचार क्या है, उनका मानना क्या है? वो कहते हैं कि पहले ये दोनों द्वीप एक ही थे, अब ये अलग कैसे हुए हैं, इनकी कहानी को लेकर आगे बताते हुए लिखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ पे? चलिए, कहते हैं कि सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तंतारा। ठीक, उसका नाम क्या था? ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। देखिए, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है कि विभाजन कैसे हुआ दोनों द्वीप समूहों का। कहते हैं कि सदियों पूर्व माने बहुत पहले, जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। ऊपर लिखा है ना कि दोनों द्वीप, लोगों का मानना है कि दोनों द्वीप पहले आपस में जुड़े हुए थे। नीचे लेखक लिखते हैं कि बहुत समय पहले जब दोनों द्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था और पास में एक सुंदर शक्तिशाली, उसी गांव के पास में एक सुंदर और शक्तिशाली का मतलब जो हर गुणों से संपन्न हो, एक युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। क्या नाम था? ततारा। और निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। इसका मतलब कि ततारा किस द्वीप का था? निकोबारी द्वीप का था, निकोबार का था। और निकोबार पे उसको लोग बहुत प्रेम करते थे, मतलब उसको बहुत सम्मान देते थे, बहुत मानते थे। क्यों? क्योंकि वह खूब शक्तिशाली और गुणवान था। ततारा एक नेक मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अच्छा, लोग उसको मानते क्यों थे? क्योंकि वो दूसरों की हेल्प करता था, दूसरों की बहुत सहायता करता था, मदद करने के लिए तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं, अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। मतलब वो केवल अपने हित की बात नहीं सोचता था। आप तो कविता याद करिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए, कहीं न कहीं ये आदमी जो ततारा है, इस लाइन से यह समझ में आती है कि उस कविता पर फिट बैठता रहा है
तो कहते हैं कि न केवल अपने गांव वाले, जो ततारा युवक था अपने गांव वालों के लिए नहीं, न अपने लिए, वह सबकी मदद करता था। किसी को भी मदद करने में वो पीछे नहीं हटता था। ठीक, यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। नो सर। नो सर। सर समुचे मतलब पूरे गांव? समुचे माने संपूर्ण, पूरा। ठीक, यस। भाई ततारा जो युवक, देखो इसमें कितनी बढ़िया घटना बताई गई है कि दोनों द्वीप अलग कैसे हुए। आज हम लोग भारत के नक्शे में पढ़ते हैं ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या कहानी रही है, उसी को लेकर यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, नो सर तो बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं कि उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। भाई आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो जो ततारा था वह अपने इसी काम के लिए लोगों में चर्चित था। मतलब लोग उसे इतना मानते थे कि वह हर जगह चर्चा का विषय था। सभी उसका आदर करते, वह मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वह पहुंच जाता था। सब लोग उसका सम्मान करते थे। और जब कभी भी किसी के ऊपर कोई दुर्घटना या आपत्ति विपत्ति आती थी तो लोग ततारा को याद करते थे। और ततारा था भी वैसा। वह करता क्या कि वह जब भी लोग उसको याद करते, एक दूसरे की मुसीबत जब पड़ती लोग उसको याद करते, तो क्या करता कि पहुंच जाता। कहाँ पहुंच जाता? उन लोगों के पास। क्यों पहुंच जाता? उन लोगों की मदद करने के लिए। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। जब दूसरे गांव में कोई भी कार्य प्रयोजन पड़ता था तो उसको बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। अच्छा, वो इतना अच्छा लड़का था कि उसका आत्मीय स्वभाव माने एक दूसरे से लगाव जो होता है, वो उससे भी लोग जल्दी घुल मिल जाते थे। और जहां वो पहुंचता था वहीं वो दरबार लगा लेता था। मतलब लोग उससे जुड़ जाते थे। और हर व्यक्ति चाहता कि ततारा उसके साथ रहे, ततारा उसके साथ रहे। उसका पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। पारंपरिक पोशाक, जो जनजातियों की, जो ट्राइबल्स की पारंपरिक पोशाक होती है, उसको तो वह पहनता ही था। उसके साथ ही साथ वह अपने कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था। लोगों का मत था, मत माने विचार। लोगों का क्या विचार था? बावजूद लकड़ी की होने पर वह उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्ति थी। लोगों का यह विचार था कि भले से ही वह तलवार लकड़ी की हो, लेकिन उस तलवार में कहीं न कहीं दैवीय शक्ति है। मतलब उस तलवार के बल पर वह कुछ भी कर सकता है। जैसे कवच और कुंडल कर्ण के पास था, तो उनके लिए वह वरदान था। तो निकोबारी द्वीप समूह पे या निकोबारी द्वीप समूह के गांव में रहने वाले ततारा युवक के पास जो तलवार थी, लोगों को विश्वास था कि यह तलवार में दैवीय शक्ति है, जिसके कारण ततारा अपने हर काम को कर ले जाता है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। देखिए, ततारा लोगों के सामने उस तलवार को निकालता भी नहीं था, न तो उस तलवार का प्रयोग करता था, लेकिन उस तलवार को लोगों के सामने प्रयोग भी नहीं करता था और न लोग उसको प्रयोग करते हुए देखे थे। सबसे बड़ी घटना क्या थी कि इन सब घटनाओं के बावजूद ततारा
अब तलवार को लोगों के सामने दिखाता ही नहीं था, प्रयोग ही नहीं करता था कि उससे क्या है, और लोग जब अलग नहीं करता था, लोगों को दिखाता भी नहीं था कि इससे क्या प्रयोग कर रहे हैं, और उसको अपने पास रखे भी रहता था, तब लोगों को ये लगता था कि कहीं न कहीं इसके चर्चित कारनामे में इस तलवार का बहुत बड़ा रोल है। और लोग बात मतलब जब इस तरह के कार्य करिए आप और तलवार को अपने पास न हटाइए तो लोगों में चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है। तो ठीक वही चीज ततारा के साथ होती है, और लोग उसके चर्चित कारनामों के कारण जो उसकी अद्भुत शक्ति थी उसको किस में मानते थे, तलवार में ही मानते थे कि जो भी शक्ति है वो इस तलवार में है, और उसकी तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। मतलब लोगों के मन में हमेशा कौंध रहती थी कि काश हमको ततारा अपने इस तलवार के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करे। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, लोग बाग मतलब लोगों के बीच, मतलब कि समाज में, लोग बाग माने समाज में, ठीक। यहां तक किसी को दिक्कत है? एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनय शनय क्षीण होने को थी। रोज की भांति ततारा भी क्या करता है, एक दिन अपना काम धाम करके, सब काम धाम को निपटा करके अपना थकावट दूर करने के लिए समुद्र के किनारे जाता है। अब समुद्र के किनारे की शाम कैसी होगी? सूर्य डूबने को है, उसकी लालिमा दिखाई दे रही है। क्षितिज माने होता है जहां धरती और अंबर मिलते हैं। तो अगर आप समुद्र के पास कभी खड़े होकर देखिएगा उस पार, तो पहली बात तो समुद्र का दूसरा किनारा आपको दिखाई नहीं देगा, और ऐसा लगेगा मानो उधर पानी और आकाश आपस में मिल रहे हो। तो जहां ये हमको कल्पना महसूस होती है उसी को क्षितिज कहते हैं, जहां धरती और आकाश आपस में मिलते हैं। हालांकि ये कल्पना की बात है। और समुद्र से ठंडी बयारें, बयारें माने हवा का ठंडा, हवा की ठंडी ठंडी झोंके जो हैं, समुद्र के पानी से जब हवा बहेगी तो ठंडी ही बहेगी, ये साधारण सी बात है। और पक्षियों के सायंकालीन चहचहाटे, पक्षियां अपने घोंसले में जा रही थी तो चहचहाते हुए अपना जा रही थी, और समुद्र डूबने को था। और ततारा वहां क्या करने गया था? वो गया था अपनी थकावट को दूर करने। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। ततारा अपना शांति से विचारमग्न मुद्रा में बैठा हुआ है। लिखते हैं कि समुद्र सूर्य की अंतिम किरणों को बालू पे, मतलब सूर्य की अंतिम किरणें माने अब सूर्य डूबने को है तो जो किरण दिखाई दे रही उसकी अंतिम किरण ही मानी जाएगी। अंतिम किरणों को समुद्र पे निहारने लगा, मतलब समुद्र को डूबते हुए वह देखने लगा। और फिर क्या होता है, तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। और पास से माने उसके अगल जहां बैठा था उसके अगल बगल से उसको एक मीठी मीठी आवाज सुनाई दी गाने के रूप में। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, माने जैसे जैसे जो गीत गाने वाला था वो पास आता तो इनको आवाज और तेज सुनाई देती। तो ऐसा लग रहा था मानो गीत बहता हुआ, माने हवा के साथ वो गीत जो है बहता हुआ ततारा के पास आ रहा। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, और बीच बीच में चूंकि समुद्र की लहरें हैं अपना हिलोर तो मारेंगी, तो रह रह के समुद्र की लहरें भी ऊपर उठती। गायक इतना प्रभावित था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। और जो गायक गाना गा रहा था, जिस व्यक्ति के मुख से वह गायन हो रहा था, वह इतना प्रभावित था, इतना इफेक्टिव था कि ततारा अपना सब कुछ भूल गया, उसकी थकावट लगभग दूर हो गई। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। तंद्रा माने आदमी होता है ना, आंख बंद करके किसी भी चीज के ध्यान मग्न हो जाए,
और उसी समय जब लहरों का तेज झोंका आके छपाक से गिरता है तो उसकी तंद्रा भंग हो जाती है, मतलब वह अपने मेडिटेशन ध्यान से उठता है, देखता है क्या हुआ, क्या बात है। चैतन्य होते ही उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी वह संगीत गायन की आवाज आ रही थी। संगीत के स्वर बह रहे थे, मतलब जब उसको होश आया, जब उसकी तंद्रा टूटी, तब उसको क्या होश आया, वह कहाँ, उसका दिमाग कहाँ गया, जिधर से वह आवाज गाने की आ रही थी, तब उसको लगा कि हमें इधर ही चलना चाहिए। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। अब जब उसको आवाज सुनाई दी, गीत की तरफ उसका आकर्षण हुआ, तब वह गीत की तरफ चला गया, इधर जिधर से वह आवाज आ रही थी। और जब वह लगातार उस ओर बढ़े जा रहा था, तभी उसकी नजर, किसकी, ततारा की नजर एक युवती पर पड़ी, एक लड़की पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। जैसे ततारा वहां बैठ के समुद्र की किरणों को निहार रहा था, ठीक उसी तरह वह युवती भी क्या कर रही थी, गीत गाते हुए एकदम बेसुध एकटक समुद्र के जो देह है, मतलब जो समुद्र पे सूर्य की किरणें पड़ रही थी, उसको भी निहार रही थी, वह भी उसको देख रही थी और गाना गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। ठीक, सर बेसुध मतलब अपनी सुध बुध खो देना, अपने होश में न रहना, किसी भी चीज में लीन हो जाना। ठीक, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या दिक्कत किसी को? क्या बेटा? हाँ बेटा, क्या लिखा है? तंद्रा। तंद्रा आलस्य का एक रूप है। आलस्य में आप एकदम अपने आप को खो देते हो ना, आपको आलस्य लग रहा है तो आप बैठे बैठे आंख बंद कर लेते हो, तो उसी को तंद्रा कहते हैं। ठीक, हल्की सी आलस्य, बस हल्की सी नींद आना, उसी को तंद्रा कहते हैं। कोई दिक्कत? जितना पढ़ा उसमें से किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, अब वो युवती गाना गा रही है और युवक उसके पास पहुंच गया है। ठीक, और पहुंचा क्यों है? क्योंकि उसे जो है उस युवती के गीत अच्छे लग रहे थे। आगे देखिए, कहते कि उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा। अब वो लड़की गाना गा रही थी, समुद्र की किरणों को देख के अपना मन में, अपना भाई अपने गीत गाने में मगन थी, और इस गीत गाने की मग्नता के दौरान वह यह जान ही नहीं सकी कि कोई अजनबी, माने अब चूंकि अलग अलग की बात थी, तो अजनबी युवक जिसको वह जानती न थी, वह उसको ताकना माने देखना, वह उसको देखे जा रहा था। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। तभी अचानक समुद्र का एक हिलोर आया और उस युवती को भिगो गया। ठीक, वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। अब वो लड़की को यह पता नहीं कि कोई इसको देख रहा है। उसी बीच पानी की लहरें आती है, उस युवती को भिगा देती हैं और वो घबराहट के साथ खड़ी हो जाती है, कह रही ये कहां से पानी आ गया। इसके पहले कि वो सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। अभी वो सोच ही रही थी, अभी वो सामान्य होने की बात सोच ही रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज पहुंची, गंभीर और आकर्षक। मतलब वो सीरियस रूप से कोई व्यक्ति जैसे बोले, गंभीर आवाज में क्या बात पहुंची कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। जो ततारा, जो युवक था, उसने विनम्रता पूर्वक इस युवती से कहा
कि आपने अचानक क्यों गाना छोड़ दिया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? एक बार तुम लोग पूरा जितना पढ़ा उतना पढ़ लो, कोई शब्द अगर तुम लोगों को ना आए तो मत पूछो, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार पूछ लो, 10 मिनट समय तुम लोग को दे रहे हैं, जितना पढ़ा उतना रिवाइज तो हो जाए कम से कम।